जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी का क्या मतलब होता है? ब्लैक बॉडी डजंट नेसेसरी मीन दैट इट्स कलर इज ब्लैक। बेसिकली हम एक जो सन होता है, सन को भी ब्लैक बॉडी मानते हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस हम डालते हैं वो सारे के सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ले, या ऐसी बॉडी जो सारे के सारे रेडिएशंस एमिट कर दे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर हम हीट कर दें तो वो ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एमिट करता हो, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो बेसिकली हम देख सकते हैं व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट रेडिएशंस ओवर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें जो रेडिएशंस निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेडिएशंस हमें मिलते हैं। द आइडियल बॉडी विच एमिट्स and absorbs all frequency is called black body, and such radiations emitted by this body is called black body radiations. तो ऐसी बॉडी जो सारे के सारे रेडिएशंस को एमिट करे when it is strongly heated. The frequency distribution of emitted radiation which is called intensity versus frequency का जो ग्राफ होता है from a black body depends only on its temperature. तो ये जो इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी ऑन विच इट इज हीटेड। तो प्लैंक्स ने क्या बोला था? बेसिकली ही सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। जो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी समझा है कि जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, और इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन्स। ऑल राइट, यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पर वाई एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ प्लॉट किया है इन नैनोमीटर। तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, दिस ग्राफ दिस इज एट टेम्परेचर T2, और जो नीचे वाला ग्राफ है दिस इज एट टेम्परेचर T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। और ये जो वेवलेंथ है जो इस पीक के करस्पॉन्डिंग है दिस इज कॉल्ड लैम्डा एम, या हम बोल सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम। इसमें लैम्डा मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा वेवलेंथ है जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। सिमिलरली इस कर्व के लिए मैंने बोला है लैम्डा एम डैश या लैम्डा मैक्सिमम डैश इस टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम डैश द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो दिस काइंड ऑफ लॉ इज ऑल्सो नॉन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसकी बात आप फिजिक्स में करते हैं। तो बेसिकली लैम्डा एम इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। इट मीन्स this lambda m at temperature T2 is equal to lambda m dash at temperature T1. So this is what we mean by black body radiation. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्राफ है it is going till infinity, all possible kind of wavelengths are present and corresponding to them there will be some intensity. So we can say that this is what we mean by the intensity versus frequency curve of a black body. All right, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने पहले देखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है दैट इज अ यूनिट टू मेजर एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वो वैल्यू कैसे आती है? यहां पर मैंने एक अरेंजमेंट किया है, दो मेटेलिक प्लेट्स हमने बनाई है, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वी कैन टेक इट 1 वोल्ट लेट अस से। और अगर हम ध्यान से देखें दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और एक इलेक्ट्रॉन को ला करके यहाँ छोड़ दे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को हमने जाकर के जस्ट रख दिया टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां तक आएगा, दिस electron starting at rest when it comes to the positive plate it will be having some kinetic energy। और ये जो kinetic energy में चेंज आया रेस्ट से लेकर के यहाँ प्लेट तक कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। सो जो डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी हुआ दिस इज व्हाट वी मीन बाय द गेन्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से दिस गेन्ड इन काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है, Q इंटू V। तो यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी,
यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो डिफरेंस जो काइनेटिक एनर्जी का है दैट मीन्स इट्स change in kinetic energy of the electron is given by the formula charge into velocity. Charge on the electron is 1e, voltage is 1 volt, so this is called 1 electron volt. And अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रॉन का मेंशन करें 1.6 into 10⁻⁻19, so 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम into 1 volt is equal to 1 electron volt. और चार्ज इंटू वोल्टेज का मल्टीप्लीकेशन होता है जूल, सो वी कैन से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. इतनी बात समझ में आई सभी को? ऑल राइट. तो नेक्स्ट इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? बेसिकली जैसे नेम से हम समझ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंसिडेंट फोटोन्स. हम एक अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पर, हम लोग समझ सकते हैं. सबसे पहले इस इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है. इसका मतलब क्या हुआ? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस when exposed to light radiations of appropriate wavelength is called photoelectric effect. कहने का मतलब अगर हमारे पास में मेटल है, ठीक है, जब इसके ऊपर हम इंसिडेंट लाइट रेज डालते हैं तो इंसिडेंट लाइट रेज में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं. फोटॉन्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. तो जब ये फोटॉन्स इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो मेटल का जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन. और अगर इंसिडेंट लाइट रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो बाहर से फोटोन हम टकरा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं मेटल सरफेस को, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल के मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. कहने का मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, सरफेस से मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो कुछ लाइट रेडिएशंस जो हैं, जो हम इस पर डाल रहे हैं, उन लाइट रेडिएशंस की मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में कैपेबल हो. ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक टर्म की हम यहां बात करते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि मिनिमम हमें किसी भी मेटल के लिए इतनी तो एनर्जी चाहिए ही कि बाहर से जो इंसिडेंट लाइट रे हम फॉल करवा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं, उसकी कम से कम एक मिनिमम एनर्जी हो, तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. तो जो वर्क फंक्शन होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर मेटल की लेटर से एनर्जी है 10 जूल. तो कहने का मतलब जो बाहर से हमने फोटोन डाला है, उस वन सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो 10 जूल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. अगर बाहर वाला फोटोन जो हम स्ट्राइक करा रहे हैं मेटल सरफेस पर, उसकी एनर्जी एग्जैक्ट 10 जूल है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा लेकिन वहीं रुक जाएगा. कहने का मतलब विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. लेकिन अगर बाहर से जो फोटोन हमने स्ट्राइक कराया है उसकी एनर्जी 12 जूल है, तो क्या होगा? 12 जूल में से 10 जूल तो मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में यूज हो जाएगी, और बाकी की जो 2 जूल एनर्जी बची वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. दैट मीन्स वर्क फंक्शन जो होगा, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो आइंस्टीन ने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर मेटल सरफेस से, उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू. एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज स्ट्राइकन ऑन द मेटल सरफेस, एंड डब्ल्यू इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल और मैटर. तो वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. डब्ल्यू जो होता है वर्क फंक्शन, उसको हम एच न्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एस सी बाय लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा नॉट से. तो बेसिकली हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट. यहाँ एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन.
न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस फेनोमेना को हम किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट अस से हमारे पास में 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं, ठीक है। ये मेटेलिक प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इस वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इस मेटल के ऊपर हमने सनलाइट इंसिडेंट की। अब जब हम सनलाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये हुआ, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पे जैसे ही हमने सनलाइट स्ट्राइक करी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो विद सम काइनेटिक एनर्जी वो यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लेटर से V है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। हमने ऑलरेडी इसकी बात की है, ठीक है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज गेनिंग सम एनर्जी, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू V, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकला, यहां से यहां पहुंचा, तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। लेकिन मुझे क्या करना है, अब एक ऐसा सिनेरियो हमें समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ठीक है, विद सम काइनेटिक एनर्जी वो यहां पहुंचेगा। एक दूसरा सिनेरियो हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो कि हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को रोकना है। लेट अस से हम ये बात करते हैं, ये 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मैंने यहां से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कुछ स्पीड से धक्का मार दिया, रेस्ट से नहीं छोड़ा है, कुछ ना कुछ स्पीड से, यानी कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से मैंने इलेक्ट्रॉन को शूट किया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव प्लेट से विद सम काइनेटिक एनर्जी शूट किया, अब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव प्लेट पे पहुंचे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मान लो स्टार्टिंग से कुछ काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम मान सकते हैं डेल्टा KE, ठीक है। तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। बस इस बात में ध्यान ये रखना है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, इलेक्ट्रॉन को हमने पॉजिटिव की तरफ से धक्का मार के छोड़ा है विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो होगा क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से हमने धक्का मार के छोड़ा, वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और यहां पे आके रुक जाएगा। समझ में आई इतनी बात सभी को? तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इस सर्किट में उस केस में लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इट क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू Q इंटू वी नॉट, यहां पर हम वी नॉट को बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो गया दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इस काइनेटिक एनर्जी का जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, अगर वो जाकर के रुक जाता है, तो रुकने के बाद में उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने वहां पर मेंटेन किया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम शुड ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in between these two metallic plates. So this is equal to Q into stopping potential or E into stopping potential. So I can write EV naught is equal to H nu minus H nu naught. यहां से H कॉमन निकाल दिया तो H nu minus nu naught. So हम देख सकते हैं nu naught आ जाएगा H nu minus nu naught upon E, और I can write kinetic energy maximum upon E. इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो अभी तक हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब हम कुछ बातें करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्ट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस है, यहां से हमने इंसिडेंट लाइट का फोटोन इस पे स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी ये इंसिडेंट लाइट का फोटोन इस पे टकराएगा,
यहां से इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब देयर विल बी नो टाइम डिफरेंस और टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि पहले फोटोन इस पे हमने स्ट्राइक किया, अब 5 मिनट बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई बाहर से हमने लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक की, तो बाहर वाली लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन W से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब यह हुआ मेटल सरफेस की जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट शुड बी लेस देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, या W शुड बी लेस देन h न्यू। ठीक है, या हम बोल सकते हैं h न्यू नॉट शुड बी लेस देन h न्यू, या हम बोल सकते हैं बाहर वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आउटर फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बाहर वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू नॉट से, तो हम बोल सकते हैं इसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन the frequency of incident light must be greater than the threshold frequency, or wavelength of the incident light should be less than the threshold wavelength. Rate of emission of photoelectron is proportional to intensity of incident light. कहने का मतलब ये हुआ बाहर से लाइट रेडिएशन हम इस पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लेटर से अगर W इज इक्वल टू 10 जूल है, अब यहां से हम 12 जूल का फोटोन इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमने 15 जूल का फोटोन इस पे स्ट्राइक किया तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन उस केस में, सेकंड वाले केस में, इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मीन्स अगर हम यहां बाहर से जो फोटोन स्ट्राइक करा रहे हैं उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर हम बाहर से 10 फोटोन्स डाल रहे हैं सेम एनर्जी वाले, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। अगर हमने बाहर से 50 फोटोन्स स्ट्राइक किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां से जो हम लाइट रेडिएशन इस पे फॉल कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, यानी कि उसकी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। अगर इस फोटोन की एनर्जी हम बढ़ा दें, यानी कि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा नहीं निकलेंगे, बल्कि में जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, दैट इज वाई रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ज्यादा इंटेंसिटी हो गई इंसिडेंट लाइट की तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम of photoelectron depends on the frequency of the incident radiation, but it is independent of the intensity of the light too. जैसा मैंने अभी बताया कि अगर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें बढ़ानी है तो बाहर से जो हमने फोटोन स्ट्राइक कराया है उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी होगी, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेट फोटोन। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगी। तो हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू और एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इस एक्सिस से मैंने काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया है, इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्सॉर्ब्ड फोटोन या इंसिडेंट फोटोन मैंने प्लॉट किया है। तो हम देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, बाहर वाले फोटोन जो हमने स्ट्राइक करा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल इंसिडेंट लाइट रे वाला फोटोन हमने मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन जरूर बढ़ेंगे, लेकिन हर फोटोन की काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, इट विल बी कांस्टेंट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की
कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर मोल व्हेन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 240 नैनोमीटर। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें गिवन है 240 नैनोमीटर, दैट मीन्स 240 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब वेवलेंथ हमें गिवन है, दैट मीन्स लैम्डा नॉट हमें गिवन है, तो डब्ल्यू मेटल का पता लग जाएगा SC बाय लैम्डा न्यू। 6.626 into 10⁻⁻34 is Planck's constant. 3 into 10⁸ meter per second is the C, and lambda naught is 240 into 10⁻⁹। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो W हमें मिल जाएगा 8.28 into 10⁻⁹ जूल। अब हमें W पता लग गया, लेकिन हमें 1 मोल के लिए बात करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Na into W, क्योंकि W जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का है, दैट इज वाई Na into W हमें कर देंगे, तो 6.022 into 10⁻23 into 8.28 into 10⁻⁹, 4.98 into 10⁵ joule is the binding energy. Is it clear to all of you? The minimum energy required to overcome the attractive forces between electron and the surface of silver metal is 7.52 into 10⁻⁹ joule. Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted or ejected out from silver which is being exposed to UV light of wavelength 360 angstrom. तो बेसिकली हमें यहाँ पर सिल्वर मेटल गिवन है और उसका वर्क फंक्शन W भी गिवन है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट यूवी लाइट E इज गिवन बाय SC अपॉन लैम्डा। यहाँ पर जो वेवलेंथ गिवन है इंसिडेंट लाइट की, दैट इज 360 एंगस्ट्रॉम। 360 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है 360 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो SC बाय लैम्डा से हमने E निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 360 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 55.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वर्क फंक्शन हमें गिवन है 7.52 इंटू 10⁻19, और हम काइनेटिक एनर्जी जो है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट माइनस W। तो 55.2 इंटू 10⁻19 जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है माइनस 7.52 इंटू 10⁻19, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 47.68 इंटू 10⁻19 जूल। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द टंगस्टन सरफेस इज 4.9 इंटू 10⁻19 जूल। What voltage will be required to bring the electron to rest? तो बेसिकली यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, तो देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 4.9 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, इट इज इक्वल टू 3.06 वोल्ट। तो इस तरह से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन सीजियम सरफेस। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। लैम्डा नॉट इज 6000 फॉर सीजियम। तो बेसिकली हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी सीजियम का गिवन है, दैट इज उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ गिवन है, दैट इज लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, और हमें लाइट रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा नॉट। SC कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, लेकिन मैंने जो लैम्डा है उसको मीटर में चेंज कर लिया है। तो 4000 इंटू 10⁻10 मीटर एंड 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 की पावर -10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 19.878 इंटू 10⁻26, और ब्रैकेट में मिलेगा 10⁻10 अपॉन 4000 माइनस 10⁻10 अपॉन 6000। यहाँ से 10⁻10 कॉमन आ गया बाहर, तो ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 बाय 4000 माइनस 1 बाय 6000, और 10⁻26 और 10 पावर बन जाएगा 10⁻16। 1 अपॉन 4000 को मैंने लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻4, और 1 बाय 6000 को लिख सकते हैं 1.52 इंटू 10⁻4। अगेन इस ब्रैकेट में से 10 की पावर -4 बाहर आ जाएगा,
बचेगा 2.5 माइनस 1.52, और यहाँ पे बाहर 10⁻⁻16 इंटू -4 जो पावर है वो 10⁻10 हो जाएगा, और 19.878 को वहां डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 19.48, और फाइनल आंसर हो जाएगा 19.48 इंटू 10⁻10 -20 जूल. So this is how we can calculate the maximum kinetic energy of the emitted electron. क्लियर है इतनी बात सभी को? तो अभी तक हमने बातें करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बोर ने क्या बोला, अभी तक हमने काफी सारे एटॉमिक मॉडल्स देख लिए, लाइक थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने देखा. नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ऐसे एटम्स जिनके अंदर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. हीलियम में अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हीलियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हीलियम प्लस आयन के लिए, हीलियम प्लस आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये वैलिड है. लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन लिथियम प्लस 2 आयन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज वैलिड फॉर लिथियम प्लस 2 आयन. सिमिलरली अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सोडियम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन अगर सोडियम पे +10 चार्ज हो, दैट मीन्स उसमें से अगर हमने किसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, तब बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा. तो बोर मॉडल्स के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे. सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनिट एनर्जी. As long as electron occupies a definite energy level, it does not gain or lose energy. These orbits are called stationary orbits. इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात, एटम जो होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, हर एक सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. तो जब तक कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में. नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देयर मे बी मोर देन वन ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा वो न्यूक्लियस के पास में होगा, सेकंड ऑर्बिट उससे थोड़ा दूर होगा, लाइक दिस. ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, n यहाँ पर मैंने लिखा है nh/2π. n कैन बी 1, 2, 3, 4, इट कैन टेक वैल्यूज इंटीजर्स. अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1 इंटू h/2π, दैट मीन्स h/2π. सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2 इंटू h/2π, दैट मीन्स h/π, लाइक दिस. ठीक है, 1.5 इंटू h/2π पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.5 जो है वो इंटीजर नहीं है. इज इट क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड when the electron jumps from one energy level to another. It may jump from higher energy level to lower energy level by emission of energy. Also, when electron jumps from lower energy level to higher energy level, there will be absorption of energy. The energy emitted or absorbed is given by the difference of energies of two energy levels. तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन. तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जब हम बात करते हैं, इट इज गिवन बाय mvr. तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या था? mvr इज इक्वल टू nh/2π. थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट में बोलता है बोर कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उससे हायर ऑर्बिट में भी वो जा सकता है, उससे लोअर ऑर्बिट में भी जा सकता है. कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस होती हैं उस केस में. तो अगर कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता है
तो उस केस में वो कुछ एनर्जी लेकर के हायर ऑर्बिट में जाएगा। सिमिलरली अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है या फॉल करता है, तो उस केस में एनर्जी एमिट होगी या एमिशन ऑफ एनर्जी होगा। अब कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए हमें देनी होगी, या कितनी एनर्जी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो एमिट होगी, वो उतनी एनर्जी होगी उन दोनों पार्टिकुलर ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। सिमिलरली अगर लेटर से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, E3 माइनस E2। डिफरेंस तो वही रहेगा लेकिन उतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। समझ में आ गई इतनी बात सभी को। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, लेटर से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में फॉल करता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी विल बी फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी E5 माइनस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी E2। फिफ्थ से लेटर से सेकेंड में फॉल कर रहा है तो E5 माइनस E2 एनर्जी एमिट हो जाएगी, लेकिन इतनी एनर्जी डिफरेंस का एक सिंगल फोटोन ही हमको मिलेगा। अगर एक पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है, लेटर से 5 से 2 में फॉल करता है, तो E5 माइनस E2 इस एनर्जी का सिंगल फोटोन हमें मिलेगा। लेकिन अगर पहले इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में गिरता है, 4 से 3 में गिरता है और 3 से 2 में आता है, तो इस केस में हमें 3 डिफरेंट फोटोन्स मिलेंगे। एक फोटोन की एनर्जी होगी E5 माइनस E4, दूसरा फोटोन जो निकला होगा उसकी एनर्जी होगी E4 माइनस E3, तीसरा फोटोन जो निकला होगा उसकी एनर्जी होगी E3 माइनस E2, लाइक दिस। तो किसी भी टू ऑर्बिट्स के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो उन ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस की करस्पॉन्डिंग फोटोन या तो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहां पर अगर E2 हायर ऑर्बिट की एनर्जी है, इवन लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है, तो लोअर से हायर में अगर इलेक्ट्रॉन को हमें भेजना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा E विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1। सिमिलरली अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उस केस में E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सर्कुलर ऑर्बिट्स दिखाए हैं। जो न्यूक्लियस के पास में होता है उसको बोलते हैं K ऑर्बिट या K शेल, उसके बाद वाला L शेल, M शेल, N शेल, या हम इसको N1, N2, N3, N4 नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है N1, सेकेंड ऑर्बिट N2, थर्ड ऑर्बिट N3, फोर्थ ऑर्बिट N4। कई बार हम ये बार बार सर्कल्स वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सिंगल लाइंस से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे नीचे लाइन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट K, उसके बाद वाला L, फिर M, फिर N। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, N1, N2, N3, N4, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। ये मैंने एक डायग्राम बताया, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस E लिखा है, या E माइनस हम लिख सकते हैं। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। न्यूक्लियस जो है सेंटर पर है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, लेटर से अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है, उसका मतलब ये हुआ कि उसमें Z प्रोटॉन्स हैं, और 1 प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस E, तो Z प्रोटॉन्स पे चार्ज हो जाएगा प्लस ZE, तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्लस ZE। अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस ZE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस E, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज V, and the radius of the orbit in which electron is revolving is given by R. Centripetal acceleration का फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, it is V square by R, and centripetal force is equal to mv square by R. तो centripetal force का मतलब है it is the force which is towards the center of the atom. ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलाम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो कूलाम्स लॉ क्या बोलता है, द कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2
at a distance r is given by F is equal to k q1 q2 upon r square. अगर दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है q1 एक चार्ज है q2 और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच का फोर्स जो होगा इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स और इट कैन बी रिपल्सिव फोर्स. कोई भी दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तब होगा अगर वो दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं. एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अगर दोनों ही लाइक चार्जेस हैं या सेम चार्ज हैं, दैट मीन्स अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा. तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, q1 एंड q2 आर द चार्जेस, k इज द कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये e नॉट है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. और इसकी जो वैल्यू है k की, दैट इज इक्वल टू 9.1 और 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो ये k की वैल्यू हमको याद रखनी है. Next is electrostatic force between opposite charges is attractive in nature and repulsive between the same or like charges. जैसा मैंने अभी बता दिया. The direction of electrostatic force is along the line joining the 2 point charges. ये दोनों, let us say Q1 is negative, Q2 is positive charge. तो Q1 जो होगा उसके ऊपर attraction force लगेगा towards Q2, Q2 के ऊपर भी attraction force लगेगा towards Q1. तो दोनों चार्जेस के सेंटर से जो लाइन पास करेगी उस लाइन के अक्रॉस अट्रैक्टिव फोर्सेस का डायरेक्शन होगा या रिपल्सिव फोर्सेस का डायरेक्शन होगा. अब हम बात कर रहे हैं रेडियस कैलकुलेशन की. जिस पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है. तो मैंने यहाँ पे दिखाया है न्यूक्लियस पे चार्जेस प्लस जेड, इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस ई नेगेटिव. हमने ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, बस ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज है. v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट, जिसको हम ऑर्बिट रेडियस बोल सकते हैं, दैट इज r. अब हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. लेट अस से दिस इज q1 चार्ज, दिस इज q2 चार्ज. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? q1 का चार्ज कितना है? e. q2 चार्ज कितना है? ze, है ना. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. मैंने यहां पर माइनस ई या प्लस जेड ई नहीं लिखा है, मैं सिंपल चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. क्योंकि ये दोनों चार्जेस हैं, लेट अस से ये Q1 है ये Q2 है, तो इन दोनों को ज्वाइनिंग लाइन क्या है? ये वाली लाइन. तो फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम और इस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and this electrostatic force will be equal to the centripetal force. तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो कूलम्बिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. अब हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे. सो हम बोल सकते हैं दिस kze स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो यहां से हम देख सकते हैं r से r डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर आ जाएगा kze स्क्वायर बाय mr. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. ठीक है, हमको बोहर पोस्टुलेट से पता है अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr. दिस mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. तो यहां से मैंने वेलोसिटी निकाल दी nh अपॉन 2 पाई mr. वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. अब इक्वेशन 1 से भी मुझे v स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में भी v स्क्वायर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड मैंने इक्वेट कर दिया. तो kze स्क्वायर बाय mr, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. यहां से m और r एक एक कैंसिल हो जाएगा. तो रेडियस की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kze स्क्वायर. इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, n स्क्वायर बाय z बाहर निकाल दिया और रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने ब्रैकेट में लिख दी. तो ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ये पूरा कांस्टेंट है. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻34. m is the mass of electron 9.1 into 10⁻31 kilogram.
K is equal to 9.1 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. E is the charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. तो जो रेडियस की वैल्यू आती है, ये सारी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 10, या मैं बोल सकता हूँ 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस जो होगा इसको मैंने Rn से रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। nth ऑर्बिट कैन बी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर हमें लेटर से थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो ये n की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? तो अभी तक हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से हम रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.5 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे बेस्ड। फाइंड द रेडियस रेशियो R2 ऑफ हीलियम प्लस रेशियो R3 ऑफ बेरिलियम प्लस 3। R2 और R3 मतलब रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट एंड R3 मीन्स रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो अगर हम इस रेशियो की बात करें तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस हम लिख सकते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इस फॉर्मूले से। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 और हीलियम के लिए z होता है 2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं बेरिलियम प्लस 3 के लिए, तो उस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z की वैल्यू हो जाएगी 4, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.529 इंटू 3 स्क्वायर बाय 4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा वैल्यू 8/9। सो द रेशियो इज 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज x, देन फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इन टर्म्स ऑफ x। बेसिकली लिथियम प्लस 2 आयन का रेडियस हमें गिवन है x, तो हमें हीलियम प्लस आयन का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड करना है। तो अगेन देख सकते हैं R2 ऑफ लिथियम प्लस 2 डिवाइड बाय R1 ऑफ हीलियम प्लस 1। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम का रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे 0.529 into n square by z, that means 2 square by 3 divide by 0.529 into 1 square by 2। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो न्यूमरेटर हमें x गिवन है और डिनोमिनेटर हमसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ x R1 ऑफ हीलियम प्लस, और राइट साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं हमें मिलता है 8/3। तो यहां से देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस ऑफ R1 ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 3x/8। तो इस तरह से हम रेडियस x की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कि रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्बिट की हमने बातें की है, फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका स्पीड या वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी पता है रेडियस इज गिवन बाय n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये हमने रिलेशन ऑलरेडी डिराइव किया हुआ था और हमें ऑलरेडी बोर के पोस्टुलेट से पता है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं nh/2 पाई mr। तो इक्वेशन नंबर 1 में रेडियस की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी की वैल्यू है। 1 में से 1 की वैल्यू जो रेडियस की है वो हम 2 में पुट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में 2 पाई mr में r की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू nh/2 पाई m, और जो रेडियस की वैल्यू थी वो पूरी हमने वहां पुट कर दी। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे तो देख सकते हैं 2 पाई और 4 पाई स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। अब इस वैल्यू में से मैंने क्या किया, जेड बाय एन तो अलग लिख लिया और बाकी क्वांटिटी को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो वेलोसिटी आ गई 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच इंटू जेड बाय एन। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई होता है 22/7, के की वैल्यू भी मैंने बताई थी तुम्हें 9 इंटू 10⁻⁹। ई इज ऑल्सो हमें नॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये सभी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻⁶। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लर्न करना है। तो एक रेडियस का फॉर्मूला हुआ 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आती है। ये वाला फॉर्मूला हुआ 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड में।
तो रेडियस और वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट। तो हमें पता है टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन जब वो कंप्लीट करेगा इसका मतलब क्या हुआ, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस सरकमफेरेंस उस ऑर्बिट का ट्रेवल किया। सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसने कितना टाइम लिया। तो वन रिवॉल्यूशन का सरकमफेरेंस या डिस्टेंस आ जाएगा 2πr डिवाइड बाय स्पीड या v। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr अपॉन v। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें टाइम पीरियड पूछा जाए तो हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। रेडियस हम निकालना जानते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमारे पास में है। तो पहले हम रेडियस निकाल दें उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का यूजिंग द फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल दें दैट पार्टिकुलर ऑर्बिट की 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन फॉर्मूले से। और फिर इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं 2πr बाय v। तो अल्टीमेटली मैंने लिख दिया है आर की जो वैल्यू है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड इंटू 10⁻10 किया है क्योंकि ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है। ऐसा यूनिट जो होगी वो मीटर में होती है। वेलोसिटी तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, दैट इज बाय 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। अब एक बात नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यू तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी है टाइम पीरियड की देख सकते हैं न्यूमरेटर में आएगा n स्क्वायर बाय जेड और डिनोमिनेटर में आएगा जेड बाय एन। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो हम निकाल देंगे v डिवाइड बाय 2πr। तो उस तरह से हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। कई बार हमें रेशियोज की टर्म में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये भी हम याद रखें टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी जो होगा इसका रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज जेड स्क्वायर बाय n क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। रेडियस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आर 4x and 16x. फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिट्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पर टू डिफरेंट ऑर्बिट्स गिवन है। लेट अस से रैंडम ऑर्बिट हमने मान लिया r1 एंड r2 आर द टू रैंडम ऑर्बिट्स। हमको नहीं पता कौन से ऑर्बिट्स है। तो r1 बाय r2 कितना होगा, हमें पता है 0.529 n1 स्क्वायर बाय जेड डिवाइड बाय 0.529 n2 स्क्वायर बाय जेड। यहां से r1 बाय r2 की रेशियो मिल गया n1 बाय n2 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हमको गिवन है रेशियो ऑफ दिस रेडियस 4x अपॉन 16x। x x कैंसिल हो जाएगा, 4 बाय 16 इज 1 बाय 4। तो n1 बाय n2 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 बाय 4 का। तो n1 बाय n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो वो दो ऑर्बिट जो हमें गिवन है उनका n1 अपॉन n2 का रेशियो हमको मिल गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ν1 अपॉन ν2 दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमसे पूछा है। तो ν इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर बाय n1 क्यूब डिवाइड बाय जेड स्क्वायर बाय n2 क्यूब। दैट मीन्स n2 बाय n1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब n1 बाय n2 की वैल्यू तो 1 बाय 2 है, तो n2 बाय n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। सो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दो चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक बाउंडेड सिस्टम बन जाता है और इस बाउंडेड सिस्टम में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो इस पूरे सिस्टम के एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। तो अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ एटम की बात करें तो मैंने यहाँ पे समझा है लेट अस से इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद द स्पीड v
Mass of electron is m and E is the charge on electron. R is the distance between positive charge nucleus and negative charge electron. तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्लस ZE और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा माइनस E. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r. बेसिकली कुलाम्स लॉ से हमने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r. यहां पर हम चार्जेस को विद साइन लिखेंगे इस फॉर्मूले में. तो अगर Q1 चार्ज लेटर से इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ए विद साइन, है ना, मैग्नीट्यूड इज ई लेकिन एग्जैक्ट माइनस ई. सिमिलरली प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स वो हो जाएगा प्लस जेडी, दैट इज Q2. तो k Q1 इंटू Q2 अपॉन R, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. उसको बोला हमने काइनेटिक एनर्जी, उसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया. और हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यही फोर्स जो होता है दैट इज कुलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो यहां से हमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, 1 से देख सकते हैं, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाय आर. तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दे तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाती. इट मीन्स दैट kinetic energy is equal to kz e square upon 2r, which is nothing but minus of potential energy by 2. अब टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी जो होगी दैट इज ड्यू टू मोशन एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने देख ली है kz e स्क्वायर अपॉन 2r. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस kz e स्क्वायर अपॉन r. इसका एलसीएम लेके अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. दिस इज द टोटल एनर्जी. ठीक है, तो कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव आई है. इज इट क्लियर? और इस टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2. देख सकते हैं वो जो वैल्यू आई है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है एनर्जी की, ये इन टर्म्स ऑफ आर है, रेडियस ऑफ एटम है. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो आर की वैल्यू हमें पता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर. वो आर की वैल्यू को अगर हम नंबर 4 में पुट कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2, और ये कंप्लीट आर की वैल्यू. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. तो यहां पर भी मैंने क्या किया है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, बाकी जो है सारा का सारा कांस्टेंट. और ये सारी वैल्यूज हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, के पता है, ई पता है और एच पता है. तो ये सारी वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू मिलती है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है. ठीक है, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, या हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी को हम ई एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ई एन दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अगर हम चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने ऑलरेडी देखा है, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो अल्टीमेटली हमें वैल्यू मिल जाएगी ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन ऑफ द टोटल एनर्जी. इट इज अ बाउंडेड सिस्टम. Total energy is equal to minus of kinetic energy.
इट इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ये हमने यहाँ पर भी देखा था कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। टोटल एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो इन दोनों रिलेशन को यूज करके हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो ये रिलेशन भी हम याद रखें, कई बार क्वेश्चंस इस पे बेस भी पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम देखें, अगर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हम एनर्जीज E1, E2, E3 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस से अगर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या और इन्फिनिटी पे है ऐसा हम बोले, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अगर हम देखें n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 0। एक और बात इंपॉर्टेंट है, लेट अस से देयर आर टू डिफरेंट ऑर्बिट्स n1 एंड n2। n1 इज द लोअर ऑर्बिट, n2 इज द हायर ऑर्बिट। तो n1 में जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय En1, और n2 की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की n2 ऑर्बिट में, दैट इज गिवन बाय En2। ऑलराइट, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो En का फॉर्मूला पता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो हम En2 लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। सिमिलरली En1 लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। अब एनर्जी डिफरेंस अगर हमें निकालना है इन दोनों ऑर्बिट्स का, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को हम माइनस करेंगे। तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, En2 माइनस En1, तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। इसमें से -13.6 जेड स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, तो बच जाएगा 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू जूल में चेंज करनी है, तो यही -13.6 जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, और ये वैल्यू जूल पर एटम में हो जाएगी। तो ये एनर्जी इसके जो फॉर्मूले हैं ये भी हमें लर्न करने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?